नमस्कार दोस्त। आज की वीडियो में हम लोग सुनेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री और ये केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर जो है आपका 9 या 10 होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे जो है सेल कितने प्रकार की होती हैं जो हम लोग यूज करते हैं व्यापारिक सेल। तो व्यापारिक सेलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो व्यापारिक सेल कितने प्रकार की होती हैं और उन सेलों को समझेंगे और उन सेलों की मैकेनिज्म यानी कार्यविधि समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो मैं आपसे कहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यापारिक सेल आज हम सुनने वाले हैं। व्यापारिक सेल क्या होती है? व्यापारिक सेल व्यापारिक सेल चलो व्यापारिक सेल व्यापारिक सेल व्यापारिक सेलें कौन सी सेलें हैं जिन्हें हम व्यापारिक सेल कहते हैं? तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट चल देख लेते हैं, कुछ कैमरे क्लैरिटी ठीक है। 2 मिनट रुकें। यदि मैं इसे ऐसे कर दूं, 2 मिनट रुकिएगा भाई। चलो ठीक है। व्यापारिक सेल हम लोग समझेंगे व्यापारिक सेल क्या होती है। मैं आपको बता दूं व्यापारिक सेलें कौन सी होती हैं। वे वैद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी ऐसी सेलें जो विद्युत रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती हैं, उन्हें कहते हैं वैद्युत रासायनिक सेलें। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे कह सकते हैं विद्युत रासायनिक सेल जो होती हैं ऊर्जा की स्रोत होती हैं। वैद्युत रासायनिक सेल विद्युत ऊर्जा की स्रोत होती हैं, जिन्हें व्यापारिक सेल भी कहा, जिन्हें हम जो है व्यापारिक सेलों के रूप में प्रयोग करते हैं। हम ये कह सकते हैं वैद्युत, यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आसानी से परिवर्तित कर देती हैं। आसानी से परिवर्तित कर देती हैं और इन्हीं सेल को हम कहते हैं वैद्युत, इन्हीं वैद्युत रासायनिक सेलों को वैद्युत रासायनिक सेलों को व्यापारिक सेल भी कहते हैं। व्यापारिक सेल भी कहते हैं। मतलब यही सेलें जो हैं जिनसे आसानी से हम जो है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, वही सेलें कहलाती हैं व्यापारिक सेलें। और व्यापारिक सेलें आपकी होती हैं 3 प्रकार की। व्यापारिक सेलें जो आपकी होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। थोड़ा ब्लर हो रहा है, 2 मिनट रुकेंगे आप लोग। चलो अब ठीक आएगा। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो व्यापारिक सेल कहते हैं। और व्यापारिक सेल जो होती हैं आपकी वो 3 प्रकार की होती हैं। पहले एक प्राथमिक सेल होती है, प्राथमिक सेल, और दूसरी होती है द्वितीयक सेल, और तीसरी होती है ईंधन सेल। अब आपको बता दें जो प्राथमिक सेल में, जैसे आप लोगों ने पढ़ा शुष्क सेल, ये प्राथमिक सेल में आती है आपकी 2 सेलें,
जैसे शुष्क सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल, ये दो सेलें आती हैं हमारी, शुष्क सेल, मरकरी सेल, और इत्यादि बहुत सी सेलें होती हैं। और जैसे द्वितीयक सेल में सीसा संचायक सेल आती है आपकी, सीसा संचायक सेल, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं मोटर कारों में, जैसे मोटरसाइकिल, ट्रक, ट्रैक्टर, इन सभी में सीसा संचायक सेल का प्रयोग किया जाता है। तो एक होती है सीसा संचायक सेल, संचायक सेल, और होती हैं कई, और इसमें ईंधन सेल को आप एक ही प्रकार से कह सकते हैं, ईंधन सेल ही होती है, इसके कोई भी प्रकार नहीं होते हैं। यानी वे सेलें जिनमें ईंधन का प्रयोग करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रोड के पर हम लोग ईंधन का प्रयोग करते हैं, वो कहलाती हैं ईंधन सेलें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं प्राथमिक सेलें। और व्यापारिक सेलों के पहले गुण लिखना चाहें तो व्यापारिक सेल कौन सी सेलें होती हैं, यानी किन सेलों को व्यापारिक सेलों की श्रेणी में रखा गया। तो मैं आपको बता दूं, व्यापारिक सेलों में सबसे पहले गुणों की बात की जाए तो ये जो व्यापारिक सेलें होती हैं वो थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं, और ये कहें इनका वजन भी कम होता है, ज़्यादा वजन नहीं होता, ये नहीं पूरा सिस्टम लेकर साथ में चलना पड़े। तो 2 पॉइंट में आप लिख सकते हो, ये सेलें वजन में कम होती हैं और काफ़ी यूजफुल यानी लाभदायक होती हैं, और ये कम कीमत में मिलती हैं। और भी कई पॉइंट लिख सकते हो, इन्हें हम आसानी से रिचार्ज नहीं कर सकते, ध्यान रखें, इन्हें दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। तो हम पहले प्राथमिक सेलों की बात करते हैं। व्यापारिक सेलों के बारे में मैंने बता दिया। व्यापारिक सेलों में आपको क्या लिखना है, ये भार में कम होती हैं, पैसे में कम होती हैं, इनका जो है वजन भी कम होता है, इनकी क्वालिटी अच्छी आती है, जो भी लिखना चाहो सब लिख सकते हो। चलो, अब प्राथमिक सेलें कौन सी होती है। प्राथमिक सेलें, द्वितीयक सेलें और ईंधन सेल में क्या डिफरेंस है। प्राथमिक सेलें वे सेलें होती हैं जिन्हें हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं। प्राथमिक सेलें वे सेलें होती हैं जिनका प्रयोग हम सिर्फ एक बार कर सकते हैं, दोबारा उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। जिनका प्रयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है, दोबारा उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कौन सी सेलें कहलाती हैं, हमारी प्राथमिक सेलें कहलाती हैं। अब द्वितीयक सेल में क्या होता है, वे सेलें जिन्हें हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, यानी एक बार, जैसे मोबाइल में हम लोग द्वितीयक सेल पड़ी है, मोबाइल जो है डाउन हो जाता है, दोबारा हम चार्ज कर लेते हैं, तो ये होती है द्वितीयक सेल। यानी वे सेलें जिन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है, यानी जिन्हें रिचार्ज किया जा सकता है, वो कहलाती हैं द्वितीयक सेलें। और ईंधन सेलें ये होती हैं वे सेलें जिनमें इलेक्ट्रोड की जगह पर इलेक्ट्रोड वाली धातु का ईंधन प्रयोग करते हैं, यानी इसमें किसी धातु का इलेक्ट्रोड ना होकर के उसी धातु का हम ईंधन का प्रयोग कर लेते हैं, ये होती है ईंधन सेलें। तो चलिए आज हम प्राथमिक सेलों और द्वितीयक सेलों के बारे में बात करेंगे। तो प्राथमिक सेल में हम समझते हैं शुष्क सेल। चलो, प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल के पहले हेडिंग डालिए और उसमें लिखिएगा प्राथमिक सेल। हेडिंग डालेंगे प्राथमिक सेल। तो इसमें पहला पॉइंट आपको लिखना है, इन सेलों का प्रयोग इन सेलों का प्रयोग एक ही बार किया जाता है, एक ही बार किया जा सकता है, किया जाता है। इन सेलों को रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, इन सेलों को रिचार्ज नहीं कर सकते, यानी वे सेलें कहलाती हैं, वे सेलें जिन्हें हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, जिनका प्रयोग एक भी बार किया जा सकता है, प्राथमिक सेलें कहलाती हैं। दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, प्राथमिक सेलें कहलाती हैं, प्राथमिक सेल कहलाती है। प्राथमिक सेल कहलाती है।
प्राथमिक सेल, यानी वे सेल हमने बताई जिनको जो है हम द्वारा प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, वो सेल कहलाती है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेलों के कुछ गुणों में बात करें तो प्राथमिक सेल कहलाती है। अब देखें और चीजें और सुनते हैं। तो प्राथमिक सेलों के गुण लिखते हैं पहले। प्राथमिक सेलों के गुण में पहला पॉइंट आपको लिखना है, इन सेलों को दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, यानी इन सेलों को दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता, आवेशित किया नहीं जा सकता। और अगला पॉइंट, इनमें जो ऊर्जा जब तक ही प्राप्त होती है जब तक इनमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती रहती है। इन सेलों में वैद्युत ऊर्जा जब तक ही प्राप्त होती है जब तक रेडॉक्स अभिक्रिया होती रहती है। इन सेलों से ऊर्जा जब तक ही प्राप्त होती है, जब तक ही प्राप्त होती है, इन सेलों से ऊर्जा जब तक ही प्राप्त होती है तब तक कि इनमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती रहती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती रहती है, होती रहती है। यानी इन सेलों में ऊर्जा जब तक ही प्राप्त की जा सकती है जब तक इनमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती रहती है। जब रेडॉक्स अभिक्रिया होना बंद हो जाएगी उस समय इनमें ऊर्जा भी नहीं प्राप्त होगी। तो हम ये लिख सकते हैं अगले पॉइंट में, जब रेडॉक्स अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है तो ये सेलें अनुपयोगी हो जाती हैं, अनुपयोगी या अनुपयोगी लिख सकते हैं, सीधे ऐसे लिख दें, अनुपयोगी हो जाती है, यानी इनका प्रयोग नहीं होता है दोबारा, ये अनुपयोगी हो जाते हैं। अगला पॉइंट लिख लें, इनमें रेडॉक्स अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है। इनमें जो होती है रेडॉक्स अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है। इनमें रेडॉक्स अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है। इनमें रेडॉक्स अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है। ठीक है, और कुछ पॉइंट और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब ये हमने कुछ गुण इसके लिख दिए। अब हम इसकी बात करते हैं क्रियाविधि और शुष्क सेल के चित्र के बारे में समझते हैं। मैं सिर्फ कर रहा हूँ, अब थोड़ा दिमाग से समझना। प्राथमिक सेल में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं शुष्क सेल। तो शुष्क सेल को समझेंगे, क्या होता है इसका मैकेनिज्म, क्या होती है इसकी क्रियाविधि। शुष्क सेल, हमने क्या, इसमें होता क्या है, एक जिंक का पार्ट होता है। पार्ट मतलब एक बर्तन जैसा होता है, ये इस प्रकार का, और इसके ऊपर क्या होता है, लेप जैसा कागज का एक विद्युत रोधी लेप चढ़ा देते हैं। कागज या कोई पेंट कर देते हैं जिससे जो है, या कोई लोहे की पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश लगा देते हैं, जिससे जो विद्युत ऊर्जा जो अंदर क्रिया हो वो बाहर इफेक्टिव ना हो, बाहर की तरफ कोई भी इफेक्ट ना पड़े उसका। तो इस पर एक विद्युत रोधी परत चढ़ा देते हैं। किस पर, ये जिंक का जो होता है एक पात्र। अब इस जिंक के पात्र में क्या होता है भैया, ऊपर एक टोपी लगी होती है, जो चप्परा बोलते हैं इसे, जो एक तरीके से
तारकोल की तरह होती है इस प्रकार, ये तारकोल की तरह टोपी जैसी लगी होती है इस पर ये। और ये देखिए मैं टोपी को थोड़ा इससे बना देता हूँ, ये इस प्रकार की एक टोपी ऐसी लगी होती है। मैं इसे थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ठीक है, ऐसी टोपी ऐसी लगी होती है एक। और ये जो पार्ट जो बर्तन होता है वो जिंक का होता है। अब इसमें क्या करते हैं, एक घोल भर देते हैं और एक दूसरा पात्र और उसमें पड़ा होता है, दो परतें होती है, एक पात्र हम और भर लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार का इस पात्र में ऐसे होता है, एक नली जैसी पड़ी होती है, इसके पात्र के अंदर एक पात्र जैसी और एक परत चढ़ी होती है, ये कह सकते हैं। और ये जो परत होती है वो होती है भैया किसकी, ये देखिए इतना पर ये, और इसमें भरा होता भैया, यहाँ पर आपका भरा होता है क्या, NH4Cl। यहाँ पर इस एरिया में मैं भर देता हूँ इसे, थोड़ा इस पेन से भरता हूँ। इसमें जो भरा होता है NH4Cl भरा होता है, मैं बता देता हूँ NH4Cl, और ZnCl2 भी भर दिया जाता है, ZnCl2 भी भर दिया जाता है इसमें, ठीक है। NH4Cl और ZnCl2 ये दोनों चीज़ें भर दी जाती हैं। और इसमें क्या करते हैं, ये जो ये बीच में जो पात्र होता है इसमें भरते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, ये मैंगनीज डाइऑक्साइड भी भर देते हैं। और इसके साथ साथ हम इसमें कार्बन भी भर देते हैं, कार्बन का कुछ मात्रा डाल देते हैं, ठीक है। ये देखिए इस पात्र में इस प्रकार की मैं सेल को बना रहा हूं और आप लोग भी इस चित्र को विधिवत रूप से बनाएंगे। ये क्या भरा होता है इसमें, जो ब्लैक कलर का जो मैंने बनाया है ये भरा होता है इसमें MnO2 मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ, ये MnO2 प्लस कार्बन। और इसमें हम क्या करते हैं, एक क्षण डाल देते हैं, मैं यहाँ पर क्षण डाल देता हूँ, थोड़ा क्षण के लिए मैं जगह खाली करता हूँ। चलो मैं जगह खाली कर रहा हूँ क्षण के लिए थोड़ी। ये देखिए ठीक है, इसमें इस प्रकार की क्षण पड़ी होती है। और जो क्षण होती है किसकी भैया, ये क्षण हमारी हो सकती है ये, और इसमें बाहर की टोपी लगी होती है कैप जैसा, और टोपी जो लगी होती है वो स्टील की होती है या किसी विद्युत सुचालक की होती है। ये जो है टोपी ऐसे लगी होती है, टोपी ऐसी इस प्रकार लगी होती है, ठीक है। ये ऐसी टोपी ऐसी लगी होती है। अब ये भरा होता है MnO2, और इसमें ये जो रॉड पड़ी है ग्रेफाइट की हो सकती है, ग्रेफाइट की भी यूज कर सकते हो, या कार्बन की, दो चीज़ों की ये हो सकती है। अब ये जो पार्ट है आपका जिंक का, जो कार्य करता है एनोड का, ये जो पार्ट है आपका एनोड का कार्य करता है, मैं अभी आपको बताऊंगा, ये चित्र आप लोगों को साथ साथ में बनाना है, ठीक है। और इसमें ये जो होती है पिच सील, इसे कहते हैं पिच सील कहते हैं, इसको हम कहते हैं पिच सील, यानी सील जैसे सील्ड होती है, इसे पिच सील कहते हैं। और ये होती है धातु की टोपी, धातु की टोपी होती है, ठीक है। अब जो ग्रेफाइट जो क्षण होती है, और ध्यान रखें यहाँ पर इसकी जो परत जैसी लगाई जाती है, ये परत मैं थोड़ा इसे दूसरे कलर से कर देता हूँ, ये देखिए। और ये चित्र आप लोगों को भी बनाना पड़ेगा भाई, चलो।
इस पर एक विद्युत रोधी धातु की परत होती है, विद्युत रोधी परत। ठीक है, ये आपको चित्र बनाना पड़ेगा। ये हमारी किसकी है, शुष्क सेल के। अब इसकी कुछ मैकेनिज्म को समझते हैं हम लोग। इसमें जो होता है वो जिंक, जो जिंक पार्ट होता है वो एनोड का कार्य करता है। एनोड का कार्य कैसे करता है, जिंक पार्ट का हो जाता है ऑक्सीकरण। यानी जैसे हम क्रिया करने के लिए जो जब ये जैसे हम यहाँ पर यूज करते हैं, या हमेशा इसमें होता रहता है क्या, जिंक का ऑक्सीकरण। जिंक जो है टूटता है किसमें, Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। अब सबसे पहले ये जिंक पार्ट तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीकरण, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। अर्थात हम ये कह सकते हैं ये जो क्रिया हो रही है वाली, ये हमारी एनोड पर हो रही है, तो हम इसे मान लेंगे एनोड पर क्रिया। क्या हो रही है हमारी क्रिया, एनोड पर हो रही है, एनोड पर होने वाली क्रिया। और एनोड जो होता है आपका, इसमें होता है निगेटिव। क्यों, क्योंकि जिंक 2 पॉजिटिव जो आपका इस विलयन में घुलने लगता है, ये विलयन होता है इसमें घुलने लगता है, रेड विलयन में। और जबकि आपका इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर ही रह जाता है, इस प्लेट पर ही, तो ये आपका हो जाता है निगेटिव, ये निगेटिव हो जाता है। मैंने आपको बताया था सिर्फ एनोड और कैथोड को पहचानने के लिए आपको अब ये नहीं लिखना है कि पॉजिटिव और निगेटिव, आपको नहीं देखना है। आपको देखना है किस पर ऑक्सीकरण हो रहा है, किस पर रिडक्शन हो रहा है, यानी किस पर अपचयन हो रहा है। तो ये इस पर हो रहा है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण होने के पश्चात 2 इलेक्ट्रॉन इसकी परत पर ही रह जा रहे हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसकी परत पर ही रह जा रहे हैं। तो ये एनोड का तो कार्य करता है, परंतु हो जाता है नेगेटिव। कारण ये है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो यहीं पर रह जाते हैं, इसकी परत पर ही रह जाते हैं। चलो और देखते हैं कुछ चीजें। और ये NH4Cl है, ये टूटता है, ये आयनन होता भी है। सबसे पहले होता क्या है, आयनन होता है। तो आयनन में क्या होता है, NH4Cl आपका टूट जाता है NH पॉजिटिव और Cl निगेटिव में, NH4 पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। अब देखिए NH4 पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूटता है। अब ये वाला NH2 पॉजिटिव, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है, दान। NH4 पॉजिटिव इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर रखा है। तो अब ये क्या करता है, इसके पास से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब जो क्रिया हो रही है, मतलब ये अब ये टूट गया। मैंने क्या बताया भैया, NH4Cl आपका टूट गया किसमें, NH4 पॉजिटिव और Cl निगेटिव में, Cl निगेटिव में टूट गया। अब ये जो है पॉजिटिव वाला, अब पॉजिटिव वाला होता क्या है, इसकी ओर भागने की कोशिश करता है, इस, क्योंकि ये निगेटिव कार्य करता है ना, ये निगेटिव यानी कैथोड का कार्य कर रहा है, तो इसकी ओर भागने का कार्य करता है कैथोड की ओर। कौन, NH पॉजिटिव भागने का कार्य करता है। और ये इलेक्ट्रॉन देखिए भैया, ये क्रिया क्या करता है, ये NH4 से इधर भागने की क्रिया करता है, परंतु ये टूटा है तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। हमने क्या बताया, पहले इसका क्या हुआ भैया, पहले ये आयनित हो गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को दान कर दिया। और उसके पश्चात ये जब टूटता है अपने आयनों में, तो NH4 पॉजिटिव क्या करता है, इस परत से, इस वाली परत से 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। जब ये NH4 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करता है, तो ये बना लेता है भैया क्या, अमोनिया। क्योंकि एक तो अमोनिया बनाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। हमने क्या किया भाई, 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देंगे, तो भैया NH3 तो बना ही लिया, और साथ में ये हाइड्रोजन को भी निकालता है, ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी हम 2 से गुणा कर देते हैं, और यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देते हैं। ये रिएक्शन बैलेंस है। आप रिएक्शन बैलेंस भी कर सकते हैं, नहीं भी बैलेंस कर सकते हैं, परंतु बैलेंस करना ज़्यादा उत्तम रहेगा। देखो 2 चक्कू 8, 2 3 6 2 8 हो गया, ठीक है। जब इसे 2 इलेक्ट्रॉन दिए तब ये टूट गया NH3 और H2 में। अब भैया जो आपका क्लोरीन, ये जो होता है क्लोरीन, ये जुड़ जाता है जिंक के साथ।
ये किसके साथ जुड़ जाता है, जिंक के साथ, जिंक के साथ कैसे और Cl Zn2 पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो आपका बन जाता है ZnCl2। मैंने क्या बताया, समझो दोबारा फिर समझो। सबसे पहले क्या होता है, ये आपका एनोड का कार्य कर रहा है, तो जिंक पार्ट क्या करता है, सबसे पहले कार्य करता है, 2 मिनट रुकेंगे। जिंक पार्ट एक कार्य करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉनों को दान कर देता है, यानी ऑक्सीकरण हो जाता है। जब ऑक्सीकरण हो गया इससे, तो ये देखिए जिंक जो है टूट गया, जिंक यानी Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉनों को इसने दान कर दिया। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को दान किया और दरअसल में ये Zn पॉजिटिव तो इस विलयन में घुलित हो गया, ये जो रेड वाले विलयन में Zn पॉजिटिव आ गया, परंतु इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहे। तो इससे एक चीज़ क्लियर हुई, ये जो जिंक पार्ट होता है, ये जो जिंक पार्ट होता है वो आपका करता है किसका कार्य, वो आपका करता है एनोड का। क्यों, क्योंकि इस पर ऑक्सीकरण हुआ है, परंतु दरअसल में होता ये आपका ऋणावेश ही, यानी इस पर ऋणावेश होता है, ऋण आवेश होता है। तो अब देखिए ये टूट गया और जैसे ये टूटता है तुरंत यहाँ पर भी हलचल मचती है, और हलचल मचने के साथ साथ NH4Cl क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। NH4Cl आयनित हो जाता है। जैसे NH4Cl आयनित होता है तो NH4Cl टूटता है NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और इसमें ये NH4 क्या करता है, पॉजिटिव वाला यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेकर के, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेता है और इधर पहुँचाता है, तो ये टूट जाता है NH3 और H2 में। और ये Cl Zn के साथ जुड़ जाता है, Cl क्या करता है, Zn के साथ जुड़ करके ZnCl2 बना लेता है। परंतु इसमें होता क्या है, ये जो आपका अमोनिया और हाइड्रोजन है, ये इसकी क्रियाविधि में अवरोध उत्पन्न करता है हाइड्रोजन, क्योंकि भाई गैस है और ये गैस क्या करती है, अवरोध उत्पन्न करती है। तो ये क्या करता है भैया, गैस को रोकने के लिए ये MnO2 क्रिया कर लेता है, किसके साथ, MnO2 MnO2 और हाइड्रोजन यहाँ पर ये आपस में क्रिया कर लेते हैं। मैं दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर मेरे, MnO2 और क्रिया करता है हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर जो बन जाता है MnO3 इसको भी आप ध्यान से बसा, दिमाग में बसा लेना, रट लेना, MnO3 और बन जाता है H2O। O के कितने हो गए, 3, 1 4, यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब O के कितने, 2 6, अरे 2 और 6 हो गया, तो Mn2 यहाँ पर हो, क्योंकि O पर क्या होता है, 2 नेगेटिव होता है ना। अब देखिए ये हमारी ये जो है, क्योंकि ये अवरोध उत्पन्न करती है अमोनिया और हाइड्रोजन, तो अमोनिया क्रिया कर लेती है किसके, MnO2 के साथ, और ये MnO2 के साथ क्रिया करती है, सॉरी हाइड्रोजन MnO2 के साथ, और आपका ये NH3 बचा है, ये NH3 जो करता है क्रिया ZnCl2 के साथ, H2 ने इसके साथ कर ली क्रिया, ये देखिए यहाँ पर ये क्रिया की, और जो आपका NH4Cl है वो किसके साथ यहाँ पर क्रिया करेगा, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये NH3 क्रिया करेगा ZnCl2 के साथ, तब ये बनाता है ZnNH4 का होल NH3 का होल थ्राइज, और बना लेता है Cl2। क्या बनाता है, Cl2। अब इस प्रकार ये क्रियाकलाप करता रहता है। देखें भैया, मैं दोबारा फिर बताता हूँ, अब ये जब ZnCl2 बना लेता है और यही पुनः आयनित होता है, यही क्या होता है, पुनः आयनित हो जाता है Zn पॉजिटिव, और NH3 बना लेता है, Cl बना लेता है, Zn पॉजिटिव बनाता है, NH3 बना लेता है, Cl बना लेता है, और यही क्या होता है, NH3 पुनः भैया इधर आकर के फिर बनता है NH4Cl। NH3 पुनः क्रिया करता है किसके साथ, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन भी हमें प्राप्त हो रहा है, तो NH4Cl NH4Cl के NH3
हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके फिर बना लेता है NH4Cl। आपको ये कुछ रिएक्शंस याद रखनी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बाकी इसमें से कुछ नहीं आता, सचित्र वर्णन करने को आता है, और वर्णन में आपको बता देता हूँ कैसे करना है। रिएक्शन लिखिएगा फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होती है, जिंक पार्ट, एक जिंक पार्ट होता है जो एनोड का कार्य करता है, और उस जिंक पार्ट में अमोनियम क्लोराइड का विलयन भरा होता है, तथा इसमें MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन धातु का मिश्रण भी भर देते हैं। MnO2 और कार्बन का मिश्रण भी भर देते हैं, और इसमें एक ग्रेफाइट की छड़ डाल देते हैं जो कैथोड का कार्य करती है, बस इतना लिखने के पश्चात जो भी संरचना और भी लिखना चाहें लिख देना, और बाकी सब रिएक्शन क्रियाविधि डालना, क्रियाविधि में रिएक्शन लिख देना बस। और इससे कुछ नहीं पूछाता है, आपका 3 अंक का ये आता है। और जो कि इम्पोर्टेंट रहता है आपका चित्र सबसे इम्पोर्टेंट, और मैकेनिज्म के बारे में ज़्यादा नहीं पूछता है। मैकेनिज्म में आप सिर्फ इतना लिख दीजिएगा, आपका कंफर्म सही हो जाएगा। मैंने क्या बताया है इतना याद रखना, पहले जिंक क्या होता है, पहले जिंक जो हो जाता है ऑक्सीकृत, और जैसे ऑक्सीकृत हो जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं और जिंक इसमें घूमने लगता है, तो जिंक Cl के साथ क्रिया कर लेता है, और NH4 इसके साथ क्रिया करता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के टूट जाता है इन दोनों में। बस इतना याद करने के पश्चात ये दोनों क्या करती हैं, अवरोध उत्पन्न करती हैं। तो इस अवरोध को दूर करने के लिए ये अभिक्रिया होती है। NH2 आपका MnO2 के साथ क्रिया कर लेता है, और NH3 आपकी इसके साथ क्रिया कर लेती है, तो ये कुछ उत्पाद बन जाते हैं, और यही उत्पाद द्वारा चक्रीय क्रम में आते हैं। और चक्रीय क्रम में जब तक के लिए इसमें ऑक्सीकरण होता है, किसमें भी है, इस जिंक पार्ट में जब तक के लिए इसमें ऑक्सीकरण होता रहता है तब तक के लिए पुनः टूटते रहते हैं। ये जो अणुवर्ण है आपके, ये पुनः आयनित होते रहते हैं। जैसे जैसे आयनित होते रहते हैं तब तक के लिए क्रिया चलती रहती है। जब ये आयनित होना बंद हो जाता है जिंक पार्ट, उस समय से आपकी क्रिया नहीं चलती है। ठीक है, अब ये हमारा हुआ जो है कौन सी सेल, ये हमारी सेल थी शुष्क सेल। और इसी प्रकार आपकी मरकरी सेल भी सेम यही है, ज़्यादा कुछ नहीं मरकरी सेल में भी। और मरकरी सेल आप लोग चाहें तो अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर एक मैंने शुष्क प्राथमिक सेल बता दी, अब मैं एक द्वितीयक सेल बता देता हूँ आपको। द्वितीयक सेल क्या होती है, तो द्वितीयक सेल की बात करें तो डालेंगे हेडिंग, गलत हो गया, द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल में पहला पॉइंट लिखिए, इन सेलों को रिचार्ज किया जा सकता है, यानी पुनः आवेशित किया जा सकता है। इन सेलों को पुनः आवेशित किया जा सकता है और आवेशित करके प्रयोग में लाया जा सकता है, ये लिख सकते हैं। इन सेलों को पुनः आवेशित करके प्रयोग में लाया जा सकता है। चलो ये लिखेंगे। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। इसमें जो है अधिकतर जो प्लेटें हम लोग यूज करते हैं, सीसा संचायक सेल मतलब जो लेड की प्लेटें होती हैं, इसीलिए इसे कहते हैं सीसा संचायक सेल। जो हम लोग घरों में बैटरी यूज करते हैं, ट्रैक्टर में यूज करते हैं, और बाइक में यूज करते हैं, ट्रक में यूज करते हैं, वो दरअसल में आपकी सीसा संचायक बैटरी होती है। इसमें अधिकतर इलेक्ट्रोड के, या जो इलेक्ट्रोड का कार्य करते हैं वो सीसा यानी लेड ही कार्य करता है, तो इसीलिए इसे हम सीसा संचायक सेल कहते हैं। और इसमें लिखना चाहें तो इस बैटरी का प्रयोग मुख्यतः मोटर गाड़ियों में किया जाता है। इस बैटरी का प्रयोग मुख्यतः मोटर गाड़ियों में किया जाता है। प्रत्येक बैटरी कई सेलों से बनी होती है, ये कह सकते हैं भाई। जो सीसा संचायक सेल होती है मतलब ये देखिए ऐसे ये प्लेटें होती है, प्रत्येक बैटरी में कई सेलें लगी होती हैं, 3 और 6 मान लेते हैं। किसी में 3 प्लेटें लगी होती हैं, किसी में 6 प्लेटें लगी होती हैं,
तो जो 3 वाली होती है वो आपकी 6 वोल्ट की होती है, जो 6 प्लेटों वाली होती है वो 12 वोल्ट की होती है। ये कुछ सिस्टम होता है इनका। तो इसमें देखिए, मैं दोबारा फिर बोल देता हूँ, सीसा संचायक सेलों का प्रयोग प्रायः मोटर गाड़ियों में किया जा सकता है, मोटर गाड़ियों में किया जाता है। इनमें कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके बैटरी तैयार की जाती है। इनमें कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक बैटरी तैयार की जाती है, जिनमें 3 जोड़ करके एक बैटरी तैयार की जाती है। और जो बैटरी प्राप्त होती है उसका जो वोल्टेज होता है लगभग में इससे जो धारा प्राप्त होती है 2.0 वोल्टेज की धारा प्राप्त होती है। इतना वोल्टेज हमें प्राप्त हो जाता है। और आपको बता दें, यदि मैं इनमें जोड़ना चाहूँ 6 और मान लेते हैं 6 से मैं जोड़ दूँ तो इससे हमें 12 वोल्ट की, यहाँ पर लिखना चाहें, यदि 6 सेलें जोड़ें तो 12 वोल्ट की बैटरी तैयार हो जाएगी, या 3 सेलें जोड़ें तो 6 वोल्ट की बैटरी तैयार हो जाएगी। लगभग में 2 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाता है। ये आपको कुछ लिखना पड़ेगा इसमें। मैंने क्या बताया, सीसा संचायक सेल का प्रयोग साधारणतः मोटर गाड़ी में करते हैं, और इन बैटरियों को बनाने के लिए सीसा संचायक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके हम तैयार करते हैं। सीसा संचायक सेल यदि 3 जोड़ते हैं तो हमें 6 वोल्ट की बैटरी प्राप्त होती है, और जब 6 जोड़ते हैं तो 12 वोल्ट की बैटरी प्राप्त हो जाती है। सीसा संचायक सेल, अब हम चित्र बनाते हैं आपका। मैं चित्र बनाता हूँ सीसा संचायक सेल का, आप लोग भी बनाइएगा। इसमें क्या होती हैं, लगभग में 3-4 प्लेटें हम जोड़ते हैं, लगभग में कुछ प्लेटें हम जोड़ देते हैं। चलो, और इन प्लेटों पर एक लेप चढ़ा होता है जिससे जो है कुछ इफेक्ट ना हो, इतनी जल्दी ये कटे ना, ये कह सकते हैं। और इनको जो है एक श्रेणी क्रम में हम जोड़ देते हैं, ठीक है। चलो, मैं प्लेटें बना देता हूँ कुछ यहाँ तक, ठीक है। ये होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2 ये जुड़ गई, सो ये एक और बना लेते हैं पहले प्लेट कहीं पर, एक मैं यहाँ पर और बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि ये देखो, चलो मान लेते हैं ये पॉजिटिव, तो और भैया ये मान लिया मैंने पॉजिटिव है, एक ये सेल हो गई इतनी बड़ी, और एक ये सेल हो गई, एक ये सेल हो गई आपकी, क्योंकि कुछ हमने सेलें जोड़ रखी, इनमें जहाँ जितनी आप जोड़ चाहो तो जोड़ सकते हो, और एक ये सेल हो गई, ठीक है। और ये जो होती हैं, ये प्लेटें जैसी दिखाई पड़ रही हैं, ये जो प्लेटें होती हैं आपकी लेड की होती है, यानी पीबी की होती हैं। अब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये पॉजिटिव मान लेते हैं और ये मान लेते हैं हम निगेटिव, ये पॉजिटिव मान लेते हैं, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। इसका पॉजिटिव हम इधर निकाल लेते हैं, ये देखिए मैंने पॉजिटिव इसका निकाल लिया, और इसका निगेटिव हम इससे जोड़ देते हैं, और इसका निगेटिव इससे जोड़ देते हैं, और इसका हम निगेटिव निकाल लेते हैं। तो इधर पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है, ये देखिए। और इन जो प्लेटों को रखा जाता है H2SO4 में डुबो करके, इन्हें रखते हैं कहाँ, H2SO4 में डुबा करके रखते हैं, ठीक है। इन प्लेटों को कहाँ रखते हैं, H2SO4 में डुबो करके रखते हैं। तो इसमें लिखिएगा, इसमें इलेक्ट्रोडों की जगह पर हम सीसा का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोड की जगह पर सीसा की 2 प्लेटों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं, इस बैटरी में सीसा की प्लेटों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसे सीसा संचायक बैटरी भी कहते हैं, इसीलिए इसे सीसा संचायक बैटरी भी कहते हैं। और ये सीसा की जो प्लेटें होती हैं, जो लटकी प्लेटें होती हैं, इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं, ये इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं। और इन प्लेटों पर एक विशेष प्रकार का लेप लगा होता है,
इन प्लेटों पर एक विशेष प्रकार का स्पंजी लेप लगा होता है, स्पंजी लेप लगा होता है। और ये जो प्लेटें होती हैं H2SO में डूबी ही रखी होती है। मैं दोबारा फिर बोलता हूँ, इसमें शीशा की प्लेटें होती हैं जिन प्लेटों पर स्पंजी लेप लगा होता है, लेप लगा होता है। और इन प्लेटों को हम H2SO4 में रख देते हैं और यही प्लेटें इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं। बस इतना लिखना है। अब इसमें जब हम प्रयोग करते हैं, यानी जब हम चार्जिंग कर रहे हैं, इसे जो है डिस्चार्ज कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग कर रहे हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है क्रिया, तो आपका जो H2SO4 है, H2SO4 टूटता है H पॉजिटिव, यानी H पॉजिटिव 2 H हैं तो 2H पॉजिटिव, और SO4 2 नेगेटिव में टूटता है। और जो आपका लेड होता है, जो लेड, वो क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत होता है। लेड क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत, जो की क्रिया हो रही है कहाँ पर भैया, लेड एनोड का कार्य करता है। एनोड, एनोड पर जो Pb आपका होता है वो ऑक्सीकृत होता है, यानी Pb पॉजिटिव 2 पॉजिटिव में टूटता है, Pb पॉजिटिव, यानी और इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। अब ये PbSO4 के साथ जुड़ जाता है, तो Pb और SO4 आपस में क्रिया करके 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो बना लेते हैं PbSO4, PbSO4। और भैया जब ये PbSO4 हमारा बन जाता है, ये हमारी किस पर क्रिया होती है, ये क्रिया होती है एनोड पर, एनोड पर। अब एनोड पर कैसे हुई, क्योंकि ये ऑक्सीकृत हुआ है, लेड हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। जब लेड ऑक्सीकृत हो रहा है तो इसका मतलब ये एनोड है। मैंने आपको पहले ही बता रखा, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे हम कहते हैं एनोड, और जिस पर रिडक्शन होता है उसे हम कहते हैं कैथोड। अब भैया ये तो हमारी हुई एनोड पर अब क्रिया, और कैथोड पर क्या होती है मैं आपको बता दूं, कैथोड पर दिखाई पड़ रहा है, चलो बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। कैथोड पर क्या होती है अब क्रिया, ये अब देखिए यहाँ पर H2SO4 होता है और Pb। अब ये क्रियाकलाप क्या होता है, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है, ये क्रियाकलाप होता है H2Pb और H2SO4 आपस में क्रिया करते हैं, तब हमें प्राप्त हो जाता है PbO2 लेड ऑक्साइड। अब इस पे हम करते क्या है, क्योंकि लेड ऑक्साइड का भी एक स्पंजी लेप लगा देते हैं। मैंने जो अभी लेप की बात की थी, इस पे लेड ऑक्साइड का लेप लगाते हैं, PbO2 का लेप लगाते हैं। जब हम इस पे PbO2 SO4 नेगेटिव, ये हमारा बच गया SO4 2 नेगेटिव, और यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, इन सभी को जब हम जोड़ते हैं तो हमें PbSO4 और प्राप्त होता है H2O, H2O प्राप्त होता है। ये पे कैसे प्राप्त होता है देखिए भैया, यहाँ पर एक क्रियाकलाप है। कैथोड पर क्या क्रियाकलाप हो रही है, ये मान लिया अभी हमारा कैथोड है, कैथोड पॉजिटिव होता है और ये हमारा एनोड है। अब देखिए यहाँ से हमने इन दोनों को जोड़ा, ठीक है, ये हमने जोड़ दिया, यहाँ से इन दोनों को जोड़ा, तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आता है भाई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ भैया इधर से देखिए, यहाँ से पॉजिटिव, सॉरी मैं गलत बोल गया, यहाँ से पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से धनायन जाएंगे, ऋणायन की तरफ हमेशा धनायन ही जाएंगे, तो यहाँ से धनायन जा रहे थे और यहाँ से हमारे ऋणायन जा रहे थे, तो ये धनायन हो गया, और यहाँ से ऋणायन, तो ये ऋणायन हो गया। इसी प्रकार ये हमारा धनायन हो गया, सॉरी ऋणायन हो गया, इधर से जाएगा। अब ये PbO2 क्या है, ये PbO2 इस पर लगा हुआ ऑक्साइड, यानी इस पर लगा हुआ स्पंजी लेप है, इसके साथ जब ये क्रियाकलाप करता है तो PbSO4 बना लेता है, और ये वाला H और ये वाले 2 O तो H2O बनाते हैं, तो H2O। अब रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 2 से गुणा कर दें, और यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दें, तो देखिए सॉरी 4 से गुणा कर, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर भी हमें 4 से गुणा करनी पड़ेगी। अब जब हमने इधर 4 से गुणा कर दी, देखिए 4 H हो गया और O के 2, ठीक है, 2 OK हो गए, और यहाँ पर भी 2 OK हो गए, तो रिएक्शन हमारी बैलेंस है। अब यहाँ पर ये जो है कब होती है क्रिया, ये रिएक्शन जब होती है जब हम इसको चार्ज करते हैं। मैं दोबारा फिर बताता हूँ, सबसे पहले क्या होता है, ये टूट जाती है, दोबारा समझ लें, एक तरफ से विद्युत रूप से समझिए, H2SO4 आयनित होता है इन दोनों में,
ये ऑक्सीकृत होती है, ये प्लेटें क्या होती हैं, ऑक्सीकृत होती हैं। Pb टूट जाती है Pb2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉनों में, और Pb क्या करता है SO4 के साथ रिएक्शन करके PbSO4 बना लेता है, जो कि एनोड प्रक्रिया होती है। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान रखना, ये चीज़ें कुछ आपको रटनी पड़ेगी, दिमाग में बसानी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ें आपको ऐसे जो मैकेनिज्म है वो आपको बिल्कुल अपने दिमाग में फीड करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से फिर क्या होता है, ये तो हमारी एनोड प्रक्रिया होगी। अब ये भाई कार्य जो कर रहा है एनोड का, ये कर रहा है, एनोड का कार्य तो ये कर रहा है। अब यहाँ से एनोड की तरफ से भाई इलेक्ट्रॉन इधर से जाना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन, एनोड होता है हमारा, एनोड होता है नेगेटिव, एनोड होता है नेगेटिव। बैटरी की बात कर रहा हूँ, सेल की बात कर रहा हूँ। सेल में जो एनोड होता है नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है, मैंने आपको बताया था, जब ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण में जो आपका आयन होता है, धातु आयन, वो विलयन में घूमने लगता है, और इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है हमारा, धातु पर ही रह जाता है, तो इसीलिए ये नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी ओर, इलेक्ट्रॉन जो है इसकी ओर जाना नहीं पसंद करेंगे, इलेक्ट्रॉन हमारे इसकी ओर नहीं जाएंगे, और ये प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव हमारा इधर से जाना पसंद करेगा। ये SO2 नेगेटिव और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे इधर से जाना स्टार्ट करेंगे। और ये PbO2 है, ये PbO2 इस पर लेप लगा है, तो जैसे इसमें प्रवेश करता है तो PbO2 SO4 और ये सब आपस में क्रियाकलाप करके PbSO4 और H2O बना लेते हैं। और इसमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है भाई, एक बंधन बनाया है, बंधन बनने में एक यहाँ पर बंध बना है, PbSO4 ये आपस में जुड़े हैं, ये इन्होंने बंध बना करके कुछ ना कुछ ऊर्जा व्यय की है, कुछ ना कुछ ऊर्जा इन्होंने खत्म की है। तो जो ऊर्जा इनकी खत्म होती है वही हमें वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब जब हम इसे चार्ज करते हैं तो यही रिएक्शन दोबारा उल्टी हो जाती है, यानी बैक साइड से हो जाती है। ध्यान रखें। आज की वीडियो यहीं तक रहेगी और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आपको नमस्कार। और मैं आपसे यही कहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।